आज इथे सायन हॉस्पिटलला आलेलो आहे कारण सायन आमच्या अतिशय महत्त्वाच्या हॉस्पिटल आहे. जवळपास इथे 1450 बेड्स आहेत आणि हे त्यांनी सिंहाचा वाटा उचललेला आहे या हॉस्पिटलने कोविडचा जो लढा आहे. आणि प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी आलेलो मी की इथे आपला जे काही कोविडचे ICU आहे, कोविडचे जे काही वॉर्ड्स आहेत त्याची स्थिती कशी आहे. माझी इच्छा आहे की जे काही रुग्ण आहे ICUमध्ये कोविडचे त्यांना मी प्रत्यक्ष भेटायचा आणि त्यांना डायरेक्ट मी विचारायचा की त्यांची ट्रीटमेंट कशी चालली आणि आतापर्यंत कसं झालं आहे आणि त्यांचे काही सुझाव आहेत का. त्यानंतर जे काही आपला नर्सिंग स्टाफ आहे, जे काही आपले वॉर्ड बॉयज आहेत, इतर जे काही सपोर्टिंग स्टाफ आहे पॅरामेडिकल, त्यांची काही अडीअडचण आहे का, त्यांना जबाब द्यायचा का आणि जे काही सेवा आहे रुग्णांना देण्यासाठी त्याच्यामध्ये काही आपल्याला सुधारणा करण्याच्या काय त्यांचे काही आपल्याला स्टेप उचलायचे आहे का. आणि जनरली जो आपला जो ICU आहे त्याच्या सध्या स्थिती काय आहे ते बघण्यासाठी आलेलो आहे. आणि माझी एक आणखीन इच्छा आहे की आपले जेवढे ICUs आहेत तिथे CCTV कॅमेरा लावायचे आणि एक सेंट्रल कंट्रोल रूममधून त्यांना मॉनिटर करायचे. त्या दृष्टीने सुद्धा मी जरा बघू इच्छितो की त्यांची अरेंजमेंट कशी आहे ICUची त्यासाठी. आणि त्यानंतर जनरली मला ते आढावा घ्यायचा आहे की इथे जो मॉर्चरी आहे तिथे डेड बॉडीज ठेवली जातात त्याच्या ते अरेंजमेंट कशा आहे, ते स्ट्रीमलाईन्ड आहे किंवा नाही, तिथे कोणी कमतरता आहे का आणि मॉर्चरीमध्ये आपल्याला काही सुधारणा करण्याची गरज आहे. जे काही प्रोसिजर्स आहेत, काही आपले जो सध्या SOPs आहेत त्या संदर्भात मी हे ॲक्च्युली प्रत्यक्ष बघून त्याच्यावर तातडीने निर्णय घेणार आहे. सर, आता लॉकडाऊन आपला वाढलेला आहे 31 पर्यंत. आता मुंबईची दिशा काय असणार आहे? डबलिंग रेट खरं तर आपला वाढला आहे, तो कितीपर्यंत वाढला आणि काय आशा आहे मुंबईमध्ये कधीपर्यंत? आज सकाळी मला अत्यंत एक सुखद बातम्या मिळाली. नीती आयोगाकडून मला ते एक व्हॉट्सअप आलेला आहे की आपला आता डबलिंग रेट 14.5 वर गेलेला आहे. 14च्या नंतर म्हणजे थोडासा आपला श्वास आला की वी आर गोईंग इन द राईट डायरेक्शन. आता जे काही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची जो आपली जो डिस्चार्ज पॉलिसी आहे, रुग्णांना डिस्चार्ज करायचा असतो हॉस्पिटलमधून, तर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची गाईडलाईन आपण काटेकोरपणाने आपण पालना करतो आहे. आणि त्याप्रमाणे आपण जे काही डिस्चार्ज पॉलिसी मागचे सोमवार मंगळवार लागू केली आहे. आता आफ्टर 7 days एखादा व्यक्ती जर नेगेटिव्ह आला तर आपण त्यांना आयदर क्वारंटाईन करू किंवा त्यांना घरी पाठवू क्वारंटाईनसाठी. आता जर 7 दिवसानंतर जर आपले बेड निम्मे बेड्स रिकामे होत असतील आणि 14.5चा डबलिंग रेट असेल तर हे दोन जो आपले पॅरामीटर्स आहे त्यामुळे फार मोठी रिलीफ मिळणार आहे आपल्या अशा प्रकारच्या हॉस्पिटल्सला. आणि हे स्टॅबिलिटी निर्माण होईल आणि जे काही अवेलेबिलिटी बेड्स आहे त्याला आपण यशस्वीपणे तोंड देऊ शकतो. सर, लॉकडाऊन वाढलेला आहे 31 तारखेपर्यंत, काय सांगाल आता काय नियोजन असेल 31 तारखेपर्यंत? माझ्या सर्व नागरिकांना नम्र विनंती अशी आहे की आपण एवढं बलिदान केलं आहे मागचे 7-8 आठवड्यामध्ये, घरी राहून सर्वांनी एवढं सहकार्य केलं आहे, तर आपण जे काही एवढी मेहनत घेतली आहे एवढं आपण जे काही आपण एक अनुशासनाची पालना करून सर्व घरी राहून स्वतःला क्वारंटाईनमध्ये ठेवला, लॉकडाऊनमध्ये ठेवला, त्याचे जे काही आता रिझल्ट्स आहेत ते आपला परिश्रम, आपला एफर्ट वाया जाऊ नये म्हणून एक आणखीन 10-12 दिवस तर लॉकडाऊन वाढून आपण आपल्याला यश मिळत असेल तर लॉकडाऊन वाढवायला अजिबात हरकत नाही, त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. कारण आपण जे काही आता आपण लढा दिला आहे ते आता आपण अंतिम टप्प्यामध्ये आहे, याचं निश्चितपणे यश मिळणार आहे आपल्याला, जे आपण लॉकडाऊन आपण एक्सटेंड करून आणि तसं आपण काटेकोरपणाने लॉकडाऊनची पालना केली. कारण आता आपल्याला जर व्हायरस कंटेन करायचा असेल तर कोणती स्थितीमध्ये आपलं तडजोड करता कामा नये. आणि त्यासाठी आता जे आपण एकदम कडक स्टेप उचलले आहे कंटेनमेंट झोन्समध्ये किंवा इथं ट्रेसिंगमध्ये, तर आपल्याला जे काही 31 मेपर्यंत यश मिळण्याची शक्यता आहे ते डेफिनेटली याच्यामध्ये आपल्याला फायदा होईल जे आपण लॉकडाऊन कंटिन्यू ठेवला. प्रयत्न करतोय मात्र तिथल्या रहिवाशांनी त्याला विरोध केला. वानखेडेचा मला आश्चर्य वाटतो हे बातम्या बघून. वानखेडे संदर्भात मी ऑलरेडी मागच्या आठवड्यामध्ये निर्णय घेतला होता. वानखेडेची बातम्या मी परवापासून पाहतो आहे
मला स्वतःला आश्चर्य वाटतो आहे की हे कसं बातम्या येत आहे. कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मला आदेश दिले होते की आपला आता पावसाळा येतो आहे आणि पावसाळ्यात आपल्याला पुढचे 4 महिने पावसाळ्या समोर जायचं आहे. आपण जे काही असं जर ओपन ग्राउंड घेतले आणि जोरात पाऊस पडला की मुंबईमध्ये 5-5, 6-6 दिवस सतत पाऊस चालू असतो. एवढं चिखल होईल तिकडे, एवढं चिखल होणार की आपल्याला फार अडचणीसमोर जावं लागणार आहे. आपल्याकडे एवढे मोठे मोठे पार्किंग्स आहेत. आरे डेअरीमध्ये आपल्याकडे हजारो बेड लावता येतो. एअरपोर्टच्या समोर पार्किंग आहे, तिथे 5,000 बेड लावता येतो. सँटाक्रूज एअरपोर्ट आहे महाराष्ट्राला लागून, तिथे 10 माळ्याची पार्किंग आहे, ते आपल्याला वापरता येतो. आता समजा की ब्रिज कंडीची लागून तिथे एक मोठी पार्किंग आहे, व्हर्टिकल पार्किंग. अशा आपल्याकडे असताना जिथे फक्त एक आपल्याला बेड किंवा एक बेडिंग लावून आपल्याला ते CCC करता येत असेल, आपण कशाला एवढे मोठे पांडाल लावायचे ग्राउंड्समध्ये आणि नंतर चिखलच्या समोर जावं लागेल आपल्याला. कारण वी आर ॲट द ब्रिंक ऑफ मान्सून येतो आहे, म्हणून असा कुठला विचार नाही आणि आम्ही हे असं स्टेडियम घेणार सुद्धा नाही. म्हणजे ए विभागाने पत्र पाठवलं होतं, ए विभागाने वानखेडे स्टेडियम बाबत पत्र पाठवलं होतं, ते चुकीचं असं तुमचं म्हणणं मी आहे? ऑलरेडी आमचे अपर आयुक्त अश्विनी मॅडमला परवा सांगितलं होता की मेरिट्सवर सुद्धा आपण मान्सूनला समोर ठेवून आपल्याला पुढे पाऊल उचलले पाहिजे. आणि त्याप्रमाणे आपल्याकडे भरपूर जगह असल्यामुळे ऑलरेडी क्वारंटाईनसाठी आज आपल्याला वेळ नाही. आपल्याकडे जवळपास 1 लाख बेडची आपण नियोजन करतो आहे आणि हे 1 लाखाच्या बेडचं नियोजन एक ग्राउंड शिवाय होऊ शकतो. मग वानखेडे स्टेडियम आपण ताब्यात घेणार नाही आता थोडक्यात? आता मी माझी भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता एखादे ग्राउंड संदर्भात मी बोलणार नाही. सर, तो ये जो 1 लाख बेड की जो सुविधा करनी है, तो वो कौन से ऐसी जगह है? ऑलरेडी हमारे पास 37,000 बेड्स का प्लानिंग है, जिसमें बहुत से होटल्स को हमने ले लिया था, बहुत से गवर्नमेंट हॉस्टल्स को ले लिया था. उसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, कारण अपने को मानसून को फेस करना है और मानसून को फेस करने के लिए ओपन ग्राउंड अच्छी जगह नहीं है. अगर एक कोई फ्लड आ गया या कोई लगातार 7 दिन बारिश पड़ती रही तो आप मालूम से कितना चिखल हो जाएगा. उससे बेटर है कि एग्जिस्टिंग आपल्याकडे मुंबईमध्ये इतनी बड़ी बड़ी अपने पास पार्किंग्स है. आज देखिए कि प्लेडियम मॉल में 8 माले की मोटी पार्किंग है. एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे पार्किंग है, टर्मिनल 2 पे पार्किंग है, डेरी में जगह है. इसके अलावा और बड़े सेंटर्स हैं जहां आपण 50,000 तक आपण करू शकतो हे क्वारंटाईनचे बेडची व्यवस्था. कशाला आपण ग्राउंड्सकडे जायचं? सर, तो हिंदी में बता दीजिएगा कितने बेड्स हैं अभी, क्या आईसीयू की कोई कमी है, और अगर आईसीयू की कमी है तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? ऐसे है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका मैं मन से आभार व्यक्त करता हूँ और उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जब हाथ जोड़ के उनको विनती करी, मैंने और सारी सरकार ने, हमारे आदरणीय मुख्य सचिव महोदय ने 3 बार उनसे मीटिंग लिया और डॉक्टर प्रदीप व्यास, हम अपने प्रधान सचिव हेल्थ, हम सब लोगों ने मिलकर जब उनसे बातचीत किया तो उन्होंने सहमति दिखाई है. अभी सोमवार को अगली मीटिंग है. सोमवार की मीटिंग में मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने को हज़ारों बेड और मिल जाएंगे और ये इसमें 100% ICU, 80% बाकी जो बेड्स कोविड और नॉन कोविड. सर, वही जानना था सर, कितने इसके अलावा हम कल सुबह ताबा ले रहे हैं जंबो जो फैसिलिटी बन रही है MMRDA में. इस टाइम वहाँ पे हैंडिंग टेकिंग ओवर चल रहा है इन्वेंट्री का, MMRDA और BMC का. 800 बेड की तैयारी हो चुकी है. तो कल से हम वहाँ पे काम शुरू करेंगे. अपना डीन की अपॉइंटमेंट कर दी है, वहाँ डिप्टी डीन की अपॉइंटमेंट कर दी है, स्टाफ की अपॉइंटमेंट्स का काम चालू है और ये जो हम कोशिश करेंगे मंगलवार बुधवार से वहाँ एक्चुअली पेशेंट की भर्ती शुरू हो जाए. सर, कंटेनमेंट जोन तो बेड की कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस टाइम हमारे पास सब मिला के 50,000 से ऊपर बेड हैं और हम जल्दी 1 लाख पे पहुंचने वाले हैं. आईसीयू की बात हम हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो समस्या बता रहे अब हैं जब मैंने आपको बता दिया कि 100% प्राइवेट सेक्टर का ICU हमारे पास आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगी. सर, कंटेनमेंट जोन की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते 3,000 तक थे, अभी वो उसको थोड़ा डिजाइन चेंज करके अभी वो कम किए. उसका क्या कंटेनमेंट जोन की, जैसे हमें क्या पहले बिल्डिंगों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था, कंटेनमेंट जोन में हमें 1 इंच जगह एरिया या एक व्यक्ति को भी कम नहीं किया पॉपुलेशन. जब हमने कंटेनमेंट जोन को रीडिज़ाइन किया, परंतु हमारे पास लगभग 1500 बिल्डिंग ऐसी थी
जहाँ पे 20 माले 30 माले की हाई क्लास सोसाइटी की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ अगर एक केस आ गया है और आपने उसको कंटेनमेंट जोन जाहिर कर दिया और वहाँ दो पुलिस कांस्टेबल पार्क कर दिए, तो हमने उनको पुलिस सिक्योरिटी देने के अलावा और कुछ नहीं किया। तो हमने बोला कि ये जो 1500 बिल्डिंग में 3000 पुलिस कर्मचारी हैं, इनको इमीडिएटली निकाला जाए वहाँ से, इनको स्लम एरिया में डिप्लॉय किया जाए और स्लम एरिया में और उसको टाइट किया जाए कंटेनमेंट की सिक्योरिटी को। और जो ये 1500 बिल्डिंग्स हैं, इनका नाम हमने रखा है सील्ड बिल्डिंग्स। यहाँ पे हम मैनेजमेंट कमेटी को हमने रिक्वेस्ट किया और राइटिंग में उनसे हम परफॉर्मा भरवा रहे हैं कि उनकी जिम्मेवारी रहेगी कि वो जो उनका पर्टिकुलर फ्लोर पे जो ऐसा कोई पॉजिटिव केस आया है उसके डिसइंफेक्शन हम करेंगे। हमारे मेडिकल जो एमओएच स्टाफ है वो बार बार जाके वहाँ पे तपासनी करेगा। कोई कोमॉर्बिडिटी का व्यक्ति है उसकी हम सब काम करेंगे, परंतु सोसाइटी में कोई डोमेस्टिक हेल्प, कोई सर्वेंट, कोई दूसरा आदमी अंदर ना जाए और बाहर ना आए, ये जिम्मेवारी उनको निभानी पड़ेगी। क्योंकि कोविड की जो लड़ाई है वो तब तक हम जीत नहीं सकते जब तक हर नागरिक, हर सिटीज़न और हर अपना मान्यवर जो अपना यहाँ शहर का सिटीज़न है वो इसमें पूरा अपना योगदान नहीं देगा। तो हमने बोला है कि जो कंटेनमेंट जोन का कंटेन करने का काम वो करें, बाकी हेल्थ सर्विसेज सारा काम हम करेंगे। ऐसे करके सडनली 1500 जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे उनको हमने आइसोलेट बिल्डिंग कन्वर्ट किया, बाकी को हमने कोई रीडिज़ाइन किया कर। जैसे कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन मुझे ध्यान में आया कि उससे एक दिन पहले 450 नए पॉजिटिव केस आए और 250 कंटेनमेंट जोन बन गए। तो मैंने बोला आप एक दो केस के लिए कंटेनमेंट जोन नहीं बना सकते। तो उसको जो रीऑर्गेनाइज किया तो भी हमारे पास रफली 690 कंटेनमेंट जोन हैं, जिसको हम धीरे धीरे कम करके कोशिश करेंगे कि एकदम मिनिमम पे आ जाएं। और अभी जिस तरह डबलिंग रेट 14.5 पे आ रहा है, मैक्सिमम केसेस कंटेनमेंट जोन के अंदर से आ रहे हैं, मुझे पूरी खातरी है कि वायरस कंट्रोल हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा। क्या लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपको क्या लगता है, हर्ड इम्यूनिटी पैदा होगी इस समय पर? अभी मैं 1 मिनट और लूँगा, मैं जाना है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन, एज अ न्यू कमिश्नर व्हाट इज गोइंग टू बी हमारी ये थी, जो एम्बुलेंसेज हमारे पास 80 थी, आज हमारे पास 350 हो गई हैं। कल सुबह 10 बजे के बाद में 350 एम्बुलेंसेज एक्चुअली सड़कों पर नज़र आएंगी आपको। तो हमने 400% एम्बुलेंसेज की संख्या बढ़ा दी है। ये प्लानिंग नहीं है, एक्चुअली गाड़ियाँ हमारे ताबे में आ गई हैं, कल सुबह से चलने लग जाएंगी। कल सुबह कंट्रोल रूम फ़ोन करेंगे तो 50 गाड़ियाँ एम्बुलेंसेज वहाँ खड़ी होंगी। नो हम 50 BST बसेस और इसके अलावा और व्हीकल्स। इसके अलावा हमारा ये डिसीजन है, ये हमने मतलब कि ये कोई प्लानिंग नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है कि कितने बेड्स बनाओ कि कोविड की रेस में बेड्स आगे रहें और पेशेंट्स कम पीछे रहें। बेशक बेड शुड बी सरप्लस टू नंबर ऑफ पेशेंट्स कमिंग। चाहे अगर ये दो बातें हो गई और उसके बाद में जो हमारा मेडिकल स्टाफ है वो पहले से बहुत अच्छा शानदार काम कर रहा है, उसको ऑगमेंट कैसे किया जाए, उसको लेके ये मेडिकल स्टाफ, बेड्स अवेलेबिलिटी, ICU की अवेलेबिलिटी और एम्बुलेंसेज की अवेलेबिलिटी, ये अगर हमने बातें इम्प्लीमेंट कर दी और कर दी हैं हमने, तो हमारा वी विल हैव अपर हैंड ऑन दिस वायरस। Sir, what is the ratio of the doctor per patient that is there in Mumbai right now? How many doctors do you have per patient? सर हिंदी प्लीज। मेरे पास अभी एक्चुअल डेटा नहीं है, परंतु हमने ऑलमोस्ट लास्ट वीक हमने 50 डॉक्टर हम वर्धा से लेके आए और रात को 100 डॉक्टर्स आ रहे हैं अंबाई जगह लातूर से। 2000 डॉक्टर्स ने वॉलंटरी कंसेंट दिया है, वो काम करने को तैयार हैं। ऐसे मेरे पास डॉक्टर की कमी नहीं, हज़ारों डॉक्टर मेरे पास हैं। सिर्फ मेरे पास जो दिक्कत थी वो लोअर जो स्टाफ है हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट में भी और पब्लिक सेक्टर में भी, वहाँ पर जो स्वीपर है, वार्ड बॉय है, जो बेचारा इतनी दूर रहता है वसई में, नाला सोपारा में या कल्याण में, उसके लिए बस में आने के लिए हमने बसेस लगाई हैं बेस्ट की, पर उसको आने के लिए 3-3 घंटे लगते हैं, जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। उसके घर में भी फैमिली है, परिवार है, उसको शाम को जाना पड़ता है। तो अगर कोई आदमी 8 घंटे ड्यूटी करेगा और 6 घंटे बस में ट्रैवल करेगा तो ये उचित नहीं है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सुबह जो टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, और शाम को जो ऑफिस छोड़ने का टाइम है, इतने में कुछ 4-5 स्टेशन में रुकने के लिए जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल इमरजेंसी स्टाफ है, वहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशन पे लिमिटेड नंबर ऑफ गाड़ी चल जाए और जो हमारा आई कार्ड है वो काम करे, दूसरा कोई नागरिक उसमें ना चढ़े, उसके लिए हम बंदोबस्त करेंगे। तो पुलिस सिक्योरिटी इतना अगर हो गया तो आज जो हमारा 40% के आसपास हेल्थ स्टाफ आ रहा है लोअर लेवल का, वो 100% जम कर जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है कि कोरोना और कोविड की जो लड़ाई है उसमें
हमारी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि हर जो व्यक्ति जो पॉजिटिव आ रहा है उसको लगे कि उसके लिए हम खड़े हैं और उसका इलाज होएगा। थैंक यू।